कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और वैसे ही रहा कीजिए। हम लोग आ चुके हैं काफ़ी टाइम बाद वापस सोशल में। और सोशल जनरली हम लोग वाइट बोर्ड में करते थे, लेकिन अब हम लोग पेन कॉपी में करेंगे, है ना। तो सोशल का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का, क्या नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि हिस्ट्री का एक लौता एक चैप्टर है जो टर्म 2 में आ रहा है ना। टर्म 1 में यूरोप रशिया वगैरह का आया था, ये टर्म 2 में इंडिया का आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी है, इसको एकदम आराम से समझेंगे इन वन शॉट वीडियो। और बहुत ही अच्छे से आपको ये चैप्टर जो है पूरा समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मेन रिक्वेस्ट किया था ज्ञान भंडार ने किया था। वैसे वीडियो सबके लिए, लेकिन जो मेन रिक्वेस्टेड वीडियो है उनकी तरफ से। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। नेशनलिज्म इन इंडिया, क्या होता है नेशनलिज्म। ये जो वर्ड है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये क्या है ना। बेसिकली जो भी आप अपने देश के प्रति, जो भी आपकी नेशन, नेशनलिज्म से क्या है, नेशन है ना। जो भी आपकी देश के प्रति, जो भी आपके लिए फीलिंग्स है ना देश के प्रति, वही होती है नेशनलिज्म। द फीलिंग विच इज़ फॉर अवर नेशन इज टर्म्ड एज नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट फीलिंग, है ना। जैसे कि आप लोग देखते हो कि जो अगर कोई भी झंडा हो, है ना, फ्लैग हो, इंडियन फ्लैग हो, तो एक हमें अलग से एक प्राउड फील होता है, एक अलग से ही फील होता है। वही फीलिंग का को बोलते हैं हम लोग नेशनलिज्म। तो जो नेशनलिज्म इन इंडिया है ना, ये अभी भी है, लेकिन हम लोग इसको कौन से पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, जब इंडिपेंडेंस के टाइम के, मतलब जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था हमारा, है ना। ऑलमोस्ट 200 ईयर्स ने में ब्रिटिश हमको कॉलोनाइज्ड करके रखी थी। तो उस टाइम कैसे जो स्ट्रगल्स हुए, स्ट्रगल्स एंड ऑल, और इवेंचुअली कैसे कैसे जो है हमारी जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो बढ़ी, वही हम इस चैप्टर में समझेंगे। हाउ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एमर्जेस, है ना। धीरे धीरे जो फीलिंग एमर्ज होती थी वो कैसे हुई, वही हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स क्या है ना। मेन टॉपिक्स अगर आप देखो तो क्या क्या होगा। एक तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना। ये जो नेशनलिज्म इन इंडिया, इसकी ग्रोथ कैसे हुई। दूसरा हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 के करीब, उससे क्या इफेक्ट हुए इंडिया को, है ना। फिर आएगा आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। फिर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेट करना ब्रिटिश से, वो हम लोग समझेंगे। फिर टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट हाउ नॉन कॉपरेशन से हमने सिविल डिसोबीडियंस तक की जो यात्रा है वो देखेंगे। फिर द सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस बिलोंगिंग, मतलब कैसे जो सेंस, एक नेशनलिज्म फीलिंग सबको आई और सब लोग ने सोचा कि हाँ हम सब एक है, हर भारतीय एक है इस भारत का, और वो और भारत जो है भारतीयों से ही बना है। ये जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है वही हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। बेसिकली ये बुक एडुकार्ट किए हैं ना, तो यू कैन चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलिज्म इंडिया से हमें क्या, पहले तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ नेशनलिज्म। देखो क्या हुआ कि नेशनलिज्म की हम लोग ग्रोथ समझेंगे कि जो ग्रोथ है ना बेसिकली नेशनलिज्म की कैसे हुई। बेसिकली नेशनलिज्म अभी भी है, लेकिन जो वॉर टाइम पीरियड था, जो भी हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, वो सब हुआ, उस दौरान काफ़ी ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई सारे लोगों पे। तभी तो आज हम लोग फ्री है ना। जो हमारी कंट्री है वो एक फ्री कंट्री है आज, वो कि इंडिपेंडेंट कंट्री है, किसी के वश में नहीं है। दैट्स हाउ। तो जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म थी इंडिया में, वो कैसे आई, उससे पहले तो वो सब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, है ना, एक क्विक वीडियो में। बेसिकली समरी वीडियो मान लो, है ना, जिसमें हम लोग अच्छी तरीके से एकदम समझेंगे। अब क्या होता है, मैं एकदम स्टोरी की तरह स्टार्ट करता हूँ। इन द ईयर 1914, जो 1914 का जो समय था, है ना, उस टाइम क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ। जो 1914 का जो समय था, उस टाइम क्या वर्ल्ड वॉर हमारा हुआ, है ना। जो वर्ड है, मान लो ये वर्ड है ना, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर हुआ यूरोपियन कंट्रीज के आसपास, ऐसे यहाँ पर आसपास। और ये यहाँ पर उस टाइम इंडिया था, मान लो इंडिया है ना। और वो वहाँ पर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा। अभी जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश भी उसके टाइम पे थी, अलाइन पावर्स वो सब जो है ना, एग्जाइल पावर्स वो सब, है ना। तो जो ब्रिटिश भी थी उस टाइम, वो उसके कब्जे में थी। और उस टाइम है, सॉरी, कब्जे में नहीं थी वो, उस ब्रिटिश भी वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट, मतलब उसके साथ थी। ब्रिटिश का भी काफ़ी वॉर चल रहा था दूसरी दूसरी कंट्रीज़ के। और उसी वॉर टाइम में जो है 1914 के ऑलमोस्ट बहुत पहले, है ना, जो ब्रिटिश है इंडिया को कॉलोनाइज्ड कर ली थी। कॉलोनाइज कैसे करी हमें पता है। पहले तो उन लोग ने किस मेन एम से आए थे, ट्रेडिंग करने, किसके, स्पाइसेस का ट्रेडिंग करने, है ना।
स्पाइसेस का जो है उन लोग सोचे कि हम लोग इंडिया से ट्रेड करेंगे, क्योंकि इंडिया से ही जो स्पाइसेस है उसकी अलग अलग वैरायटी एमर्ज हुई है ना। तो स्पाइसेस का वो सोचे कि हम ट्रेड करेंगे इंडिया से। अब वो स्पाइसेस के ट्रेड करने के लिए इंडिया उनका आना जाना होता गया। जैसे जैसे वो इंडिया में आते जाते गए, उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी अपनाई, डिवाइड एंड रूल। जो आपको पता होगा, डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है, उसके बेसिस में उन लोग क्या करते थे कि जो भी इंडियंस हैं उनके अंदर ही मन में काफ़ी सारा वो भेद डाल देते कि भाई इंडियंस को इंडियन से लड़ाई करवाना, जिससे एक दूसरे से लड़ाई होती थी इंडियंस की, है ना। एक दूसरे से की लड़ाई होने लगी, तो ये जो लड़ाई है बढ़ती गई, और इसको राज राज कौन करने लगा, ब्रिटिशर्स, है ना। ब्रिटिशर्स जो है वो इस पे काबू पाने लगे। मतलब उनके लिए फ़ायदा था कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं ना, एकदम लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं ना। जो और ये आग कौन लगाया था, आग लगाने का काम कौन किया, ब्रिटिशर्स, ताकि ये हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलोनाइज्ड कर ले, है ना, हम लोग के ऊपर लड़ाई वगैरह करवाए। उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स है ये इंडिया पे कब्जा कर ले। तो ये उसका बेसिक एम था ब्रिटिशर्स का, ठीक है ना। अब ये जो ठीक नहीं है, बट हाँ बता रहा हूँ, इतना हुआ, ओके। अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर चल रहा था ब्रिटिशर्स के साथ, और ब्रिटिशर्स ऑलरेडी कॉलोनाइज थे इंडिया में। तो क्या हुआ कि अब वर्ल्ड वॉर में ऑब्वियसली बहुत सारा आपको वेपन चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, कंट्री का काफ़ी लॉस भी होता है ना, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ इकोनॉमिक, है ना, काफ़ी सारा। तो क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जो इंडियंस थे, इंडियंस के जो गरीब लोग थे, उनको ना जानबूझ के पकड़ने लगे, फोर्स रिक्रूटमेंट किए। मतलब वो रूरल एरियाज में जा के बोले कि आपको हमारे साथ वॉर में लड़ना पड़ेगा, है ना, आप चलो ज़बरदस्ती। कोई किसी का पिता हो सकता है, कोई किसी का बेटा हो सकता है। तो ये सब के कारण जो ज़बरदस्ती, जो थोड़े मैन जो थोड़े पावरफुल थे फिजिकली, उनको लेने लगे, ताकि उन लोग वॉर लड़ सके, वॉर उनके साथ हो सके, है ना। वो लोग वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ देंगे, और ब्रिटिशर्स मतलब अपनी लड़ाई में इंडियंस को बेमतलब का शामिल कर दे, ताकि वो तो थोड़ा बच जाए, है ना। अब कई सारे लोगों को, फर्स्ट ऑफ ऑल कई सारे लोगों को तो एक तो अपनी आर्मी में ज्वाइन कर लिए, है ना, कि अब इंडियंस भी लड़ेंगे हमारे लिए। दूसरा क्या हुआ, जब वॉर खत्म हुआ तो वॉर में ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को भी काफ़ी लॉस हुआ होगा, इतने सारे वेपन्स एंड ऑल। तो उन्होंने क्या किया, हाई टैक्सेस का जो रेट था, जो टैक्स लेती थी, वो बढ़ा दी, है ना। खुद इंडियन से, इंडिया में हो के ही उनसे टैक्स ले रही थी, और उसके बाद टैक्सेस बहुत बढ़ा दी, है ना। एकदम हार्श हो गई थी ब्रिटिश, मतलब हर एक चीज़ में, है ना। जो गरीब लोग थे, जो फार्मर्स थे, है ना, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, उनके साथ बहुत शोषण होने लगा, एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, एक्सप्लोटेशन होने लगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो अब ब्रिटिशर्स, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स उस टाइम क्या थे, उनको वॉर में काफ़ी उनका पैसा वैसा जा रहा था, है ना। जिसकी वजह से क्या हुआ, अब उन लोग को अपना कंपनसेट करना था, अपनी भरपाई के लिए वो लोग क्या किए, कोई खुद काम नहीं किया, उन्होंने इंडियन से भरपाई करना शुरू कर दिया, टैक्स बढ़ा दिए, है ना। हार्श काफ़ी ज़्यादा, जो इंडियंस थे उनको बड़े बड़े एसोसिएशंस में नहीं रखते थे, ऑफिशियल्स में नहीं रखते थे। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही होते थे, है ना। उसके बाद फार्मर्स के साथ बहुत एक्सप्लोटेशन हुआ, उनका धान जो है बहुत कम करने लगे उन लोग। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके थे कि भाई ये कौन, अब दूसरे देश के इन लोग हमारे भारत में आके हमसे ही ये सब दादागिरी कर रहे हैं। तो इस टाइम ना नेशनलिज्म की फीलिंग थोड़ी बढ़ने लगी। तो ये क्या हो गया, इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। इंडिया में क्या इफेक्ट्स है, एक तो टैक्स बढ़ गया, हार्श ट्रीटी होने लगी, कई सारे फार्मर्स के साथ एक्सप्लोटेशन होने लगा, मिडिल क्लास के साथ भी बहुत कुछ हुआ, है ना। ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश इंडियंस के, जो बड़े बड़े, उनको उनकी पोस्ट से हटा के खुद ब्रिटिशर्स ही बड़े बड़े ऑफिसर्स रहने लगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये होने लगी, ये इफेक्ट्स है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, ओके। बट इसका मेन क्या एम क्या था, कंपनसेट करना जो भी ब्रिटिशर्स को लॉस हुआ है इन सब चीज़ों का। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1914 के आसपास हुआ ये सब, है ना, ये सब होने लगा। तो उस टाइम क्या हुआ, इन द ईयर ऑफ 1915 के टाइम क्या हुआ, गांधी जी आए। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे पहले, है ना। तो गांधी जी ने उधर भी काफ़ी सारे अपने रिवॉल्ट्स एंड ऑल ये सब किए, क्योंकि वहाँ पर क्या चल रहा था, ब्लैक एंड वाइट का रेसिज्म चल रहा था, है ना। और गांधी जी का स्किन कलर थोड़ा ब्लैक है, दैट्स वाई, है ना। उन्होंने वहाँ पर भी बहुत सारे वो किए,
अपने सत्याग्रह ये सब किए है ना, जिससे वो उन्होंने वहाँ टेस्टिंग बेसिकली साउथ अफ्रीका में कर चुके थे। तो 1915 में जब वो लॉयर की पढ़ाई करके आए इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया, एक आइडिया ऑफ, उन्होंने पहले देखा, पहले स्टडी किया इंडिया को कि कैसे जो है इंडिया, ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया को कॉलोनाइज कर रखा है। गांधी जी ऐसा क्या कर सकते कि लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल एक साथ लाए। उनका मेन एम क्या था, पहले तो लोगों को एक साथ लाना, उसके बाद कोई भी मूवमेंट लॉन्च करना। तो लोगों को एक साथ के लाए, और कैसा मूवमेंट में लाऊं ताकि सभी लोग उसको अपना सकें। तो ये जो बेसिक चीज़ है वो गांधी जी सोच रहे थे 1-2 साल इंडिया में रह के, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ऑलमोस्ट 1917 के आसपास एक अपना फर्स्ट सत्याग्रह करा, जिसको हम कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह, है ना। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, वो गांधी जी बेसिकली उनका ये था, टेस्ट कर रहे थे इंडिया में कि जो सत्याग्रह का आइडिया है वो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। अब सत्याग्रह का है, सत्याग्रह क्या है, बेसिकली एक आइडिया है जो कि पावर इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, है ना। जो भी आप सच्चाई के राह पे चलो, है ना, विद दी नॉन वायलेंस, है ना। कोई भी आपको वायलेंस नहीं करना है, कोई भी झगड़ा नहीं करना है ना, एकदम शांति से आप लोग क्या कहते हैं, शांति से जो भी आपको मूवमेंट करना है, जो भी आपको मूवमेंट करना है, एकदम शांति से वो मूवमेंट्स चलना चाहिए। सत्याग्रह का बेसिकली यही आइडिया था, है ना, कि इनजस्टिस के खिलाफ, है ना, हमको जस्टिस लानी है विद द नॉन, बेसिकली नॉन वायलेंस पे चलते थे गांधी जी। तो चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया, है ना, कहाँ पर, बेसिकली चंपारण कहाँ है, बिहार में, है ना। तो बिहार में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर लिखा है, चंपारण सत्याग्रह इन बिहार बाय पीजेंट्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम इन 1917। जो भी ऑपरेसिव क्या थे, ऑपरेसिव थे ना, देखो प्लांटेशन सिस्टम भी उस टाइम चल रहा था। उस टाइम लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या बोलते थे फार्मर्स को कि आप इंडिगो प्लांट करो। इंडिगो आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, इंडिगो प्लांट करो। इंडिगो प्लांट करने से क्या होता है, बेसिकली एक क्रैश क्रॉप है, कैश क्रॉप है ना। और इंडिया की काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है, जिससे इंडिगो काफ़ी अच्छी तरह फर्टाइल हो सके। और यही इंडिगो, है ना, जो रॉयल ब्लू है कलर है, यही इंडिगो ये लोग अपने एरिया में जाके बेचेंगे, है ना। और यहाँ के लोग मेहनत करें और बेचें इन लोग, वहाँ पैसा उन लोग कमाए। तो लोग ज़बरदस्ती बोलते थे कि तुमको इंडिगो प्लांट करना है। लेकिन इंडिगो प्लांट करने से ये क्या होता था, बेसिकली कैश क्रॉप है, कई सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में काफ़ी ज़्यादा हार्श रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ज़मीन जो है बंजर हो जाती है। आप एक बार लगा लो या 2 बार लगा लो, लग तो जाएगा इंडिगो, लेकिन उसके बाद आप ऐसी ज़मीन हो जाएगी बंजर जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं, आप दोबारा पेड़ नहीं उगा सकते। तो इसी के अगेंस्ट में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया इन द ईयर ऑफ 1917, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, खेड़ा सत्याग्रह। बेसिकली ट्राई कर रहे पूरे इंडिया में हर जगह, एक छोटे छोटे जगह में, कि अगर मैं छोटे रूरल एरिया से स्टार्ट करूं, फिर जाके बड़े पूरे नेशन में इसको एक्सपैंड कर दूं, है ना। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ, इन दी गुजरात में, है ना। किसके लिए, पीजेंट्स के लिए, फॉर द रिलैक्सेशन इन द रेवेन्यू पेमेंट इन 1917, है ना। क्योंकि जो क्रॉप फेलियर हो गया था, अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो फार्मर्स के पास एक तो आपको रेंट हाई पे करना था, टैक्सेस पे करना था, तो कैसे करते, तो उसके अगेंस्ट में खेड़ा सत्याग्रह किया गया, कहाँ, गुजरात में। फिर क्या हुआ, अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ, है ना। अहमदाबाद में वो सत्याग्रह हुआ ये। अहमदाबाद में सत्याग्रह हुआ किसके अगेंस्ट, कॉटन मिल वर्कर्स के, मतलब जो वहाँ के जो ओनर्स थे कॉटन मिल्स के, है ना। वो लोग का कुछ बस पैसे, मेन उनका एम क्या था, प्रॉफिट एम करना, और उनका जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था। ये उनका मेन एम था, क्या, अहमदाबाद सत्याग्रह में, हाँ, कि वो उनके ओनर्स के अगेंस्ट में सत्याग्रह करें। ये हो गया। अब क्या आता है, अब ये सब तो चल ही रहा था इन द ईयर ऑफ 1918। उसके बाद क्या आता है, बेसिकली ये गांधी जी ये सब ट्रायल अपने कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है भाई, ब्रिटिशर्स भी अब एंग्री होने लगे कि कैसा सत्याग्रह, है ना। लोग अब तो अपोज करने लगे, अगर हम इनको रोके नहीं, अगर हम इनको रोके नहीं तो ये तो इंडिया को, हम लोग जो इंडिया को अभी जमा के रखे, ये तो इंडिया हमारे हाथ से निकल जाएगा। उसके लिए उन्होंने क्या करा, रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया। कौन सा एक्ट, रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया। रॉलेट एक्ट में क्या था, बेसिकली रॉलेट एक्ट में क्या था, रॉलेट एक्ट में ये था, रॉलेट एक्ट
रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट बेसिकली पास कब हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1919 के आसपास ये पास हुआ था। इसका मेन एम क्या था कि आप कोई भी जो प्रोटेस्टेड्स है ना, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी अगेंस्ट हमारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। क्यों? और जो भी आपको अगर आप पकड़ लिया जाएगा तो कोई भी आपके ऊपर कोई बिना विदाउट प्रूफ, विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी ट्रायल, ट्रायल मतलब कोर्ट्स में जो सुनवाई होती है ना, उसके बिना ही हम लोग आपको अरेस्ट कर लेंगे, जो कि बेसिकली ज़्यादातर किसके, इंडियंस को ही है ना। The Rowlatt Act was passed. The Rowlatt Act was passed through the Imperial Legislative Council in the year of 1919. It enabled British officials to detain suspended revolutions for a period of 2 years. मतलब विदाउट एनी ट्रायल की वजह से हमें रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम आपको पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, और आपके खिलाफ वारंट हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये रॉलेट एक्ट था। अब ये बहुत भाई लोग इसको काफ़ी अपोज करने लगे। इसको ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना गया। क्या? ब्लैक लॉ। ब्लैक लॉ के नाम से भी इसको जाना गया कि रॉलेट एक्ट को। तो इसकी वजह से क्या हुआ है ना, कई जो लोग हैं उन लोग अपोज करने लगे हैं ना। कई लोग अपने दूसरे दूसरे स्टेट्स में है ना, जो दूसरे जैसे अमृतसर हो गया, यहाँ पर छत्तीसगढ़ एरिया है ना, साउथ का रीजन, लोग अपने अपने साइड से अपोज करने लगे रॉलेट एक्ट के ऊपर, है ना। जो अमृतसर में जैसे जालियनवाला बाग, अभी हम लोग समझेंगे, है ना। तो क्या हुआ कि भाई लोग तो काफ़ी खफा थे इसकी वजह से, है ना। गांधी जी भी सोचे कि मैं इसके अगेंस्ट मूवमेंट डालूंगा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि जो वहाँ पर क्या था उस टाइम, क्या बैसाखी का महोत्सव था, कहाँ? अमृतसर में। जो लोग हैं एक ना, क्या था, अमृतसर से जो दूसरी जगह जालियनवाला करके है ना, जो विलेज है बेसिकली, है ना, दूसरी थोड़ी जगह में वहाँ पर गए, है ना, वहाँ अपोज करने। एक पीसफुल वहाँ मूवमेंट चल रहा था, ग्रुप ऑफ पीपल थे, है ना, वहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि बैठ के अपना इस पे सोच विचार कर रहे थे कि कैसे हम लोग इसके खिलाफ जा सके। ये बेसिकली था, है ना, किसमें? रॉलेट एक्ट में। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। और बैसाखी का भी था, तो कई लोग वहाँ पर आके कहीं झूला लगाए, मेला लगाए, कई छोटे बच्चे, है ना, जो वुमेन्स थी वो सब, है ना। उसी टाइम क्या हुआ कि एरिया में ना मार्शियल लॉ इम्पोज किया गया। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा मार्शियल लॉ इम्पोज किया गया। अब वो मार्शियल लॉ क्या है? मार्शियल लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके तहत आप कोई भी पीसफुल मूवमेंट नहीं ऑर्गेनाइज करते, और अगर आप किए तो जो आर्मी है, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, वो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा कर सकते हैं। अब भाई ये तो एरिया से थोड़ा बाहर था ना, अमृतसर से थोड़ा बाहर थे, तो इनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल मालूम नहीं था कि ये मार्शियल लॉ ऐसा वैसा है। तो क्या हुआ, जो जालियनवाला एक ऐसे ग्राउंड जैसा था, उसकी बस एक ऐसे ओपनिंग थी, बीच में ऐसे कुआं था, है ना, जो कि सूखा हुआ था, बट हाँ लगभग काफ़ी बड़ा कुआं था। अब ये ओपनिंग थी, तो जनरल डायर जो थे वो अपने कई सारे ऑफिशियल्स के साथ, जो अपने आर्मी के साथ, वो गए और ये जो एक ही जो ओपनिंग है इसको बंद कर दिया जनरल डायर। अब यहाँ पर लोग हैं, है ना, कई सारे लोग हैं, वो लोग देख रहे हैं, बट उन्होंने अभी उतना ध्यान नहीं दिया, है ना। उन लोग सोचे कि हम लोग इनके ऊपर पीसफुल सत्याग्रह कर रहे हैं ना, गांधी जी से इंस्पायर होके कई लोग थे। अभी जनरल डायर क्या किए, जो जनरल डायर थे उन्होंने अपने आर्मी को क्या ऑर्डर दिया कि पूरा शूट करने लग जाओ, जितने भी है पूरा शूट करने लग जाओ पूरे एरिया में, है ना। अब अचानक से जो लोग हैं ऑलरेडी, आप एकदम अचानक से शूट करने लगे तो लोग घबरा गए, लोग एकदम मरने लगे। भाई ऑब्वियसली शूट हो रहा है ना। कोई लोग बचने के लिए, या तो भाई, अब भाई लोग घबरा गए, अफरा तफरी मच गई, तो कोई लोग जो है इसके एरिया के उधर कूद गए। जो लोग नहीं कूद पाते वो लोग ऐसे भाई मारे जा रहे हैं, और कुछ लोग तो है ये बचने के लिए ये जो क्या वेल है, जो ये कुआं, इसके अंदर कूदने लगे काफ़ी लोग, जिससे कूदने की वजह से ही काफ़ी लोगों की मौत हो गई। तो जनरल डायर जो ऐसे काम किए, इनका मेन एम क्या था कि मैं डर बैठा दूं कि आइंदा से ये जो ट्रेजेडी हुई है इसको देख के और कोई नहीं करेगा। अब भाई सब लोग एकदम, आप डायरेक्ट गन वन चला रहे हो, तो कई लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हुए इसकी वजह से। और ये बेसिकली एक अनफेयर, हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट था पूरे इंडियंस के लिए कि कैसे जो हमारे इंडियंस हैं उनको मारा गया बेरहमी से, है ना। लोग पड़े, कई जगह हाथ कट गए, कई तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था इस जगह में। यही होता जालियनवाला बाग ट्रेजेडी, है ना, जो कि जनरल डायर की वजह से हुआ था, है ना।
है ना। तो जनरल डायर की वजह से जो हुआ था ये जालियनवाला बाग, है ना, जिसमें एक लार्ज अनस्पेक्टिंग क्राउड को एक्यूमुलेट किया गया था इन द ग्राउंड ऑफ जालियनवाला, ये जो ग्राउंड है ना, जिसकी वजह से अमृतसर में था द पीपल हेड फॉर एनुअल बैसाखी के फेयर में कई लोग आए थे और कई लोग मूवमेंट को प्रोटेक्ट करने आए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि आज इतना मतलब बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट हो जाएगा। तो यही था अभी तक कि हमने समझ जालियनवाला। अब लोग भाई काफ़ी खफा होने लगे इसमें, और लोग सोचे कि कैसे जो है हमारे भारतीय लोगों को ये जो ब्रिटिश है इतनी गंदी तरीके से मारे, हैं ना। ब्रिटिश के जो बड़े ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जनरल डायर ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, ये भी एक बात है। तो अब भाई लोग काफ़ी एकदम भाई अगेंस्ट होने लगे। महात्मा गांधी को भी बहुत बुरा लगा। अब महात्मा गांधी को भी बहुत बुरा लगा कि कैसे जो है हमारे लोगों को कैसे मारा जा रहा है ना। तो उस टाइम क्या हुआ, महात्मा गांधी सोचे कि ये एक थोड़ा सही टाइम है जिसमें मैं ऐसा करूं कि उस टाइम क्या हिंदूज और मुस्लिम का थोड़ा राइवलरी चल रहा था, दोनों थोड़े अलग अलग थे। तो उन्होंने सोचा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू और मुस्लिम बेसिकली मेन मेजॉरिटी थे, कम्युनिटी थे उस टाइम इंडिया में, है ना। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं एक ऐसा चीज़ करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू और मुस्लिम को अगर मैं एक कर लूँ, है ना, इंडिया में, तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। कोई भी मास मूवमेंट अगर मैं करूँ तो हिंदू मुस्लिम मेरे साथ रहेंगे, जिसकी वजह से हम ब्रिटिश को साथ में अपोज कर सकें। ये था इनका मेन एम, है ना। तो क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम को उन्होंने साथ पहले करने के लिए क्या सोचा, उसके लिए भी एक उनको अपॉर्चुनिटी मिली। क्या अपॉर्चुनिटी मिली, जब ऑटोमन, ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था उस टाइम, है ना। तो उस टाइम क्या ऑटोमन एम्पायर जो है उन्होंने ग्रीक वॉर जो उन्होंने किया था उसमें उन्होंने कम्युनिटी को घेर लिया था और अपने कब्जे में ले लिया था, और काफ़ी हार्श ट्रीटी उनसे साइन करवाई थी, जिसके जो लीडर थे खलीफा थे। खलीफा जो थे उनके लीडर थे। अब ये जो खलीफा है ये ना मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल हेड है। जो खलीफा है ये स्पिरिचुअल हेड है। अब जो इंडियंस मुस्लिम थे इनको बहुत बुरा लगा। इन लोग पूछे गांधी जी से कि आप ऐसा करो कि हमारे जो स्पिरिचुअल हेड है हमारे खलीफा, है ना, उनको बचाने के लिए। तो मोहम्मद अली, शौकत अली जो लोग भाई हैं, इन्होंने एक कम्युनिटी फॉर्म की, है ना, मुस्लिम लीग करके, वो बाद में की, वो मैं बताऊंगा, है ना, इसी के अगेंस्ट में। तो गांधी जी सोचे अगर मैं अभी इनका मुस्लिम्स का साथ दूंगा तो मुस्लिम्स मेरे अंडर आ जाएंगे, फिर बाद में मैं हिंदूज़ को भी एक साथ कर लूँगा, जो कि बहुत ही एडवांटेज होगा। तो उन्होंने क्या फॉर्म किया, एक खिलाफत मूवमेंट फॉर्म किया। कौन सा मूवमेंट, ये वाला, हम्म खिलाफत मूवमेंट। महात्मा गांधी अंडरस्टूड द नीड टू ब्रिंग दी हिंदूज एंड मुस्लिम, बेसिकली हिंदूज और मुस्लिम कम्युनिटी को एक लाने के लिए उन्होंने एक सक्सेसफुल मूवमेंट लॉन्च किया पूरे नेशन में। खिलाफत मूवमेंट, है ना, खिलाफत इशू के लिए, है ना। अब ये क्या हुआ, क्योंकि इस्लामिक जो लीडर थे इनके स्पिरिचुअल हेड खलीफा की वजह से उन्होंने ये किया, है ना, ताकि जो इंडियन मुस्लिम है उनको एक विश्वास बन जाए गांधी जी के ऊपर। इसलिए खिलाफत मूवमेंट फॉर्म हुआ। मतलब इसका मेन एम क्या था, खिलाफत मूवमेंट का मेन एम क्या था गांधी जी के हिसाब से, कि ताकि जो हिंदूज और मुस्लिम है ना, हिंदू और मुस्लिम है वो एक साथ आ जाए, है ना, जो कि बहुत ही एडवांटेज होगा पूरी कंट्री के लिए, है ना। अब ठीक है, खिलाफत मूवमेंट से थोड़ा हाँ इंडियन मुस्लिम्स को भी काफ़ी वो मिला कि हाँ भाई कि काफ़ी मदद हो रही है हमारी भी। उसके बाद क्या हुआ कि अब गांधी जी सोचे, उन्होंने ये जाना कि जो अपनी जो बुक में लिखे हिंद स्वराज, उनकी बुक में उन्होंने ये बताया कि जो भी है, जो ये इंडियंस जो है कैसे अपना कॉपरेशन कर रही है एक साथ, जो कॉपरेशन मतलब ये जो ब्रिटिश है 200 साल तक के अराउंड कैसे हम लोग को कब्जे में रखिए। तो उनका ये कहना था जब तक हम इन ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करते जाएंगे तब तक ये हमें बंदी बनाए रखेंगे। तो ये उनका गांधी जी का कहना था कि जब तक हम ब्रिटिशर्स को, है ना, ब्रिटिशर्स के साथ हम कॉपरेट करते जाएंगे तब तक ये जो है ब्रिटिशर्स हमें बंदी बना के रखेंगे। तो उसी के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये मूवमेंट था जिसमें हम लोग ब्रिटिशर्स को नॉन कॉपरेट करेंगे, उनके साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं करेंगे, है ना। हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ अगर कॉपरेशन ही नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स का यहाँ रूल धीरे धीरे चलेगा ही नहीं। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या 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 स्टेप्स दिए, सरेंडर्स ऑफ टाइटल्स एंड और जो भी हमने टाइटल्स और ऑनर्स दिए थे ब्रिटिशर्स को वो वापस ले लिए। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, इलेक्ट्रॉन्स, है ना,
इलेक्शन, सॉरी, इलेक्शंस, एजुकेशन, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये सब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे आपका वो कोर्ट हो गया है ना, जो रेलवेज हो गया, उन सब को बॉयकॉट करना, ताकि हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, और उनका फॉरेन गुड्स है, जो जो भी उनके फॉरेन मटेरियल से कपड़े वगैरह, वो शेरवानी वगैरह कोट्स है, वो भी हम लोग नहीं करेंगे, जिसके लिए हमने खादी जो था, इंडियंस का खुद का जो बनाया हुआ जो क्लॉथ था, वो काफ़ी एमर्ज होने लगा। गांधी जी सिखाए कि कैसे जो है खादी बनता है, ताकि आप अपने क्लॉथ को मतलब पहन सकते हो, ये ऐसा वैसा है ना। अब टाउन्स में तो लोग काफ़ी भाई सपोर्ट करने लगे गांधी जी को, है ना। जो गांधी जी है काफ़ी उनको सपोर्ट मिलने लगा। टाउन्स एंड सिटीज़ में लोग जाना ही छोड़ दिए लॉयर्स को। जो लोग हैं वहाँ बिजनेस वाले, उन लोग बिजनेस वर्कर्स क्या किए, ट्रेड करना ही वो मना कर दिए कि भाई ब्रिटिशर्स हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। कंट्री साइड में क्या होने लगा, पीजेंट कई जो लोग हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो टाउन्स में तो ठीक ठाक चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कई लोग गांधी जी का साथ दे रहे थे, कॉपरेट नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। लेकिन जो कंट्री साइड तो रूरल एरियाज में, अब उन लोग उतने पढ़े लिखे नहीं, तो उन लोग क्या किए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक अलग ही तरीके से ले लिए, है ना। थोड़ा उन लोग का जो अंडरस्टैंडिंग था मेन, वो लोग अलग समझ ले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन लोग ने सोचा कि हम जो गांधी राज है, गांधी राज करके जो एक इंसान है, उनका ही अब राज चल रहा है, तो इस वजह से हम ब्रिटिशर्स को एकदम मार रहे हैं, वो लोग हैं ना वहाँ पर मार रहे हैं, लोग भाग रहे हैं कि हमको अब अपनी विलेजेस में जो है अपनी खुद की खेती मिलेगी, है ना। तो कंट्री साइड में एक अलग ही मोड हो गया था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके, क्योंकि उनके मन में एक अवेयरनेस नहीं थी इस मूवमेंट को लेके। ये हो गया, है ना। कई सारे अवध पीजेंट स्ट्रगल्स हुए हैं ना, जो बाजार से, और लोग थे जो मतलब उस टाइम जो काफ़ी वो बड़े बड़े किसान, बड़े बड़े जो पीजेंट्स थे, है ना, उनके साथ क्या हुआ, जो हाउसेस ऑफ तौलकदर से लोग उनके ऊपर जाने लगे, उनसे वो करने लगे कि अब गांधी राज का राज होने लगा है, आप हमें ज़मीन दे दो, ऐसा वैसा। तो बेसिकली नॉन एकदम वॉयलेंट मूवमेंट थोड़ा होने लगा, स्टार्ट होने लगा, जो लेकिन गांधी जी को पसंद नहीं, वो नॉन वॉयलेंस से अहिंसावादी थे। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार क्या हुआ यूपी में, चौरी चौराहा, यूपी में नियर रायबरेली, यूपी में नियर रायबरेली, रायबरेली में जो था उधर क्या था, एक विलेज था चौरी चौरा, जहाँ का एक पुलिस स्टेशन था, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन। वहाँ पर अब लोग क्या किए भाई, रूरल एरिया है ना, तो लोग क्या किए, वो पुलिस स्टेशन में जाके जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो पुलिस स्टेशन ही जला दिए, जिसकी वजह से 12 पुलिसमैन जल के मर गए हैं ना, कई सारे इंजर्ड हुए। ये जब गांधी जी को पता चला तो उनको बहुत अफसोस हुआ कि मैंने तो ऐसा कोई मूवमेंट करा ही नहीं था, मैं तो नॉन वायलेंट चाहता था, अहिंसावादी चाहता था, लेकिन लोग तो मेरे जो मोटिव उनको अलग ही एक राह में लेने चले, है ना। तो उन्होंने उस टाइम जी ने सोचा कि कोई भी मूवमेंट को लॉन्च करने से पहले मैं उसका आइडिया स्प्रेड करूँगा, उसका मेन एम स्प्रेड करूँगा कि ये बेसिकली ये मूवमेंट कहता क्या है। ये गांधी जी का मेन एम था कि जो मूवमेंट है ये कहना क्या चाहता है, मतलब इसका मेन एम क्या है। तो उसी की वजह से, इसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किया गया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। अगर अब कहते हैं लोग कि अगर गांधी जी उस टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद नहीं करते तो हमें काफ़ी पहले इंडिपेंडेंस मिल जाती, लेकिन इधर तो क्या वॉयलेंस काफ़ी बढ़ गया था इंडिया में, है ना। तो वो भी हम एक प्रॉब्लम थी, इसी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। ये हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। उसके बाद क्या होने लगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या होने लगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक और आप कह सकते हो कि बेसिकली स्वराज, है ना। स्वराज इन प्लांटेशन, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, है ना, इनलैंड इमाइग्रेशन, भाई ब्रिटिशर्स लोगों को, यहाँ के लोगों को लेके लेके जाते थे दूसरी जगह, वहाँ पर उनसे काम करवाते थे। तो उन लोग क्या करते थे, है ना, कि उन लोग को एक कब्जे में रख लेते थे, जिससे जो प्लांटेशन थे उन लोग सोचे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब महात्मा गांधी का राज है, अगर हम लोग अपनी विलेज जाएंगे तो हमें खुद की ज़मीनें मिलने लगेगी। तो लोग जो प्लांटेशन एरिया था वैसे उनको अलाउड नहीं होता था, बहुत रेयरली अलाउड होता था। तो उधर से ब्रिटिशर्स को मार के उन लोग भागने लगे, स्टेशन पहुंच गए, लेकिन स्टेशन में तो भाई बॉयकॉट करने लगे लोग, हड़ताल में चले गए, जिसकी वजह से उन लोग बाहर पहुंच नहीं पाए, और जो ब्रिटिशर्स उनको वापस पकड़ लिए और उनको खूब मतलब उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया कि क्यों उन्होंने भागे, ये सब किए। तो ये सब था, गांधी जी का मेन एम यही था कि मैं पहले लोगों को बता दूं कि मूवमेंट कहता क्या है, मतलब इसका मेन एम क्या है। ये हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट्स थे उनको बॉयकॉट करना। अब धीरे धीरे ये बंद भी क्यों हो गया,
क्योंकि भाई अब लोग सोचने लगे अगर मैं ये वो स्कूल्स नहीं जाऊंगा, रेलवेज यूज़ नहीं करूंगा, तो इंडिया का खुद का तो उस टाइम कोई रेलवे था नहीं, इंडियन रेलवे जैसे आज है, खुद का तो कोई रेलवे ना था नहीं, ना खुद का कोई स्कूल था, है ना, गवर्नमेंट स्कूल हो ही नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ही ब्रिटिश की थी। तो ऐसे टाइम में भी ऐसे लोग सोचने लगे कि हम ऐसे तो सफ़र नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन लोग दोबारा वही कोर्ट्स में जाने लगे, स्कूल्स एंड ये सब ज्वाइन करने लगे। तो ये हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आता है सिविल डिसोबीडियंस में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या कहता है? सिविल डिसोबीडियंस मतलब सिविल मतलब लॉज एंड ऑल ये सब, उसको डिसोबे करना। सिविल डिसोबीडियंस मतलब सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस में क्या भाई, नाम से ही पता चल, सिविल मतलब लॉस को डिसोबे करना। डिसोबे मतलब हमको फॉलो ही नहीं करना लॉस को। तो बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस में जो भी बेसिकली जो लॉज बनाते थे ब्रिटिश, उनको हम फॉलो ही नहीं करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ही मिलता जुलता है, उसी से बेसिकली इंस्पायर हुए थे, गांधी जी ने इसको निकाला, है ना। उसी टाइम क्या हुआ, साइमन कमीशन फॉर्म हुआ। साइमन कमीशन बहुत ही वो क्या कहते हैं फेमस है, आपको पता भी होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में क्या था, जो सर जॉन साइमन थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो इंडिया आके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे इंडिया का, कि उसका कैसे रिफॉर्म हो रहा है ना, क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो जो कम्युनिटी थी एक ब्रिटिशर्स की, है ना, वो देखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया में क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, है ना, इसको कैसे कौन रूल करेगा। और इस कम्युनिटी में खुद एक भी इंडियंस नहीं थे। आप इंडिया को ही देख रहे हो, इंडिया के लोगों के लिए ही देख रहे हो, खुद इंडियंस ही नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश अपना ही मोटिव देखेंगे पहले, है ना, कि कैसे हम ब्रिटेन को फ़ायदा करवाएं इंडियन से। तो अब लोग इसको भी अनफॉलो करने लगे, लोग बोलने लगे गो बैक साइमन, कि आप ये नहीं कर सकते, ऐसा वैसा, है ना। इधर भी लॉस को ब्रेक हुआ करने लगे, है ना। अब कई जगह में प्रोग्राम्स बनने लगे, किसके, सिविल डिसोबीडियंस के प्रोग्राम्स, की कैसे हम लॉस को डिसोबे करेंगे, है ना। उसके लिए क्या किए गांधी जी ने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को, जिसमें उन्होंने क्या 11 मांगे लिखी थी, 11 मांगे लिखी थी, जिसमें से लॉर्ड इरविन ने देखा और उन्होंने एक भी बातें नहीं मानी, बोले कि मैं कुछ नहीं करूँगा, क्या कर लोगे, है ना। तो हम्म उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो, मैं आपकी कोई भी बात पे मानूंगा ही नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। सॉल्ट लॉ क्या था, एक ऐसा लॉ था जिसमें जो अगर आप सॉल्ट लेते हो तो उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। खुद इंडियंस ही उसको जनरेट कर रहे हैं सॉल्ट को सी से, है ना, और खुद इंडियंस ही उस पर वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि सॉल्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिसको अमीर भी खाएगा और गरीब भी खाएगा। तो ये बेसिकली सॉल्ट के नाम पे उन्होंने एक सिविल डिसोबीडियंस निकाला, जिसमें उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने ये बताया, है ना, कि जो सॉल्ट है, जो हम सॉल्ट खाते हैं, हम उस पे टैक्स आपको पे नहीं करेंगे। आप जो लॉ बनाओ टैक्स वाला, है ना, उसको हम आपको टैक्स पे नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने दांडी टू साबरमती जो आश्रम, साबरमती आश्रम टू दांडी वो गए, है ना, जो एकदम सी पोर्ट एरिया है, वहाँ पर कई सारे अपने लोगों के साथ गए। कई लोग उनके साथ फॉलोवर्स थे उस टाइम, है ना, कई लोग उनके साथ गए, उन्होंने उधर जाके सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, है ना, कि हम तो आपको सॉल्ट देंगे ही नहीं। ब्रिटिशर्स के सामने ही उन्होंने दिखाया जनता को कि कैसे जो एक सी से हम कैसे उसके पानी को लेके बॉईल करके सॉल्ट बनाएंगे, है ना, क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्ट का सी में, उसको बॉईल करेंगे तो वाटर तो एवापोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट है वो बच जाएगा। तो उन्होंने बताया कि कैसे जो सॉल्ट है हम उनको ब्रेक करेंगे, सॉल्ट को कैसे हम लोग, जो अगर हम सॉल्ट लेंगे तो उसको कैसे बनाते हैं, और आपको अब सॉल्ट के कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे, है ना, जिससे इंडियंस को भी पता चला कि हाँ ये सब रूल्स है। तो ये बेसिकली था सॉल्ट लॉ। ये बेसिकली फर्स्ट मूवमेंट था गांधी जी द्वारा, जिसके जो कि सिविल डिसोबीडियंस का स्टार्टिंग था, कि हमको कोई लॉस करना ही नहीं है। अब बात है पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन कंट्रीज, हमारे अलग अलग लोगों के थ्रू कैसे होने लगा। अब जो रिच पीजेंट्स थे उन लोग ना उन लोग भी एकदम लॉस ब्रेक करने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिश एकदम हाई टैक्स पे करता था। तो रिच पीजेंट्स का मेन एम क्या था, कि हमको प्रॉफिट कमाना है, और उनको ये प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने भी अपने प्रॉफिट के नाम से गांधी जी को ज्वाइन किया, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे लॉज ब्रेक किए कि हमको भाई हाई टैक्स पे नहीं करना है, आप ऐसा करो वैसा करो। तो रिच पीजेंट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जो अमीर लोग थे बिजनेस क्लास, वो भी इसमें ज्वाइन हुए। फिर जो पुअर पीजेंट्स थे उनके साथ तो ऑलरेडी काफ़ी हार्श चीज़ें हो रही थी ब्रिटिश द्वारा, है ना, तो उनके भी जो भी रिवेन्यू जो है रिडक्शन करो, हमारा रिवेन्यू का, आपका ये लॉ नहीं मानेंगे, जो आप ये
मान लो कि इंडिगो लगाओ, वो सब लगाओ, तो कई सारी जगहों में ये होने लगा। लेकिन अब ब्रिटिशर्स क्या थे, मतलब गांधी जी को इसमें सपोर्ट तो मिल रहा था, लेकिन अब ब्रिटिशर्स क्या किए, ब्रिटिशर्स कई लोगों को ना रख लिए, अपने बंदी बना लिए कि भाई हम तो अब छोड़ेंगे नहीं। जो उनके इम्पोर्टेंट लीडर्स थे है ना, उसमें से उन्होंने सबको, कई लोगों को जेल में रख दिया। और जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने गांधी जी को ऑफर किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें, जो कि लंदन में होने वाला था, जिसमें गांधी जी को बुलाया, कई सारे कांग्रेस मेंबर्स को भी बुलाया, कांग्रेस आईएनसी है ना, कांग्रेस मेंबर्स को भी बुलाया गया, जिसमें उन लोग बातचीत करना चाहते हैं कि कैसे हम लोग ये सब करेंगे, हम ना अगर आप साथ दोगे तो हम लोग इंडिया को एक साथ चलाएंगे। ये तो, पर गांधी जी उस टाइम क्या थे, पूर्ण स्वराज थे है ना, उनका मेन एम क्या था, पूर्ण स्वराज। हम, आप तो चलाओ ही मत, हमको पूरा, हम ही इंडियंस को दे दो इंडिया है ना, हम ही चलाएंगे, ब्रिटिशर्स का कोई नहीं होगा। आप 50-50 जो बोल रहे हो वो नहीं होना चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, क्योंकि भारत हमारा देश है। ये हो गया था है ना। तो उस टाइम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कई लोगों ने अटेंड नहीं किया। फिर दोबारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें ये शर्त लगी थी कि अगर आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगे तभी जो है हम जेल से आपके लीडर्स को निकालेंगे। तो गांधी जी गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में है ना, पर उनकी जो चीज़ें थी, जो उनका मेन मकसद था है ना, लोग उसको तो मान नहीं रहे थे है ना। तो गांधी जी बीच में से उठ के हॉल के चले गए, वापस आए है ना। देखे सिविल, कई लोगों को और हार्श रियलिटी हो रही है ना, सिविल डिसोबीडियंस तो एकदम बंद हो गया था। तो दोबारा उन्होंने रीलॉन्च किया, लेकिन उस टाइम उतना अच्छे से वो नहीं चला। फिर क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो है, अब ब्रिटिशर्स पे भी काफ़ी फोर्स होने लगा। HSR है ना, हिंदुस्तान, HSSR है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक एसोसिएशन, सॉरी ये है ना, जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अपनाया गया था। कई वॉयलेंट मूवमेंट्स होने लगे हैं ना, जिसकी वजह से अब ब्रिटिशर्स को काफ़ी प्रेशर आना पड़ा। तो ऑब्वियसली एट द लास्ट ब्रिटिशर्स को छोड़ना ही पड़ा इंडिया है ना। और क्या हुआ उस पर, इंडिया जब वो छोड़े तो पार्टीशन होने लगा इंडिया और किसका, पाकिस्तान का। अब इंडिया और पाकिस्तान का कैसे होने लगा कि उस टाइम क्या, हिंदू की जो मेजॉरिटी थी, हिंदूज की है ना, वो ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उन लोग इसको हिंदुस्तान भी बोलते हैं ना। हिंदूज की जो मेजॉरिटी थी वो ज़्यादा थी इंडिया में। तो जो मुस्लिम लोग थे है ना, तो उन लोग सोचे कि अगर हम इसी इंडिया में रहेंगे तो जो हमारी जो मेन कम्युनिटी है, वो तो माइनॉरिटी है, तो इनका, हमारा जो कोई बात नहीं सुनेगा, हमारे हमारे कोई मकसद को नहीं जानेगा है ना। तो ये जो बेसिक चीज़ें थे, मुस्लिम्स अपने आप को छोटा मानने लगे थे अगर वो इंडिया में रहते। तो उस टाइम क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना, कौन, मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी से एक फरमाइश की। उन्होंने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना भी बेसिकली फॉलोअर्स थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी फरमाइश की कि आप इंडिया में ही हम रहेंगे तो मान लेंगे, लेकिन हिंदूज और मुस्लिम पूरा अलग होगा। मुस्लिम अपनी अलग गवर्नमेंट चलाएगी, हिंदूज अपनी अलग चलाएंगे। लेकिन गांधी जी को तो भाई विश्वास ही नहीं, उनको अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि वो शुरू से चाहते थे कि हिंदूज और मुस्लिम एक हो है ना। तो वो भी उनको पसंद नहीं है। तो मोहम्मद अली जिन्ना सोचे कि हम पार्टीशन करेंगे इंडिया और पाकिस्तान का, जिसकी वजह से जो बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ दी मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में रहेगा, और जो इंडियंस में फ्री था, जिसको आना है वो आओ है ना। उस टाइम क्या था, गांधी जी जो थे, वो जो छोटे क्लासेस थे है ना, जो दलित थे, ओबीसीज वगैरह थे, उनको क्या मानते थे, उनको बोलते थे हरिजन्स। हरिजन्स मतलब पीपल ऑफ गॉड, मतलब चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, जो भगवान के जो बच्चे हैं उनको हरिजन्स मानते थे। उन्होंने सोचा जब तक ये अनटचेबिलिटी है, जो हरिजन से भेदभाव नहीं खत्म होगा, तब तक जो है इंडिया फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। जिसकी वजह से जो सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि हम इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए हैं ना, कि गांधी जी के लिए, सॉरी हरिजन्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए, उनके लिए रिजर्व सीट्स बनाया गया, जिसकी वजह से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में भी थोड़ा आनातानी होने लगी। लेकिन ऑब्वियसली गांधी जी की बात सब मानते थे, तो सुभाष चंद्र जी ने उस टाइम के लिए मना कर दिया, लेकिन आज ये है ना। तो उस टाइम धीरे धीरे डिवीजन होने लगा इंडिया का। जो इंडिया था वो बेसिकली अब ब्रिटिशर्स से तो छूट गया था, लेकिन जो इंटरनल कम्युनिटीज़ थी, कई सारे छोटे छोटे राज्य अभी भी थे। तो जो हमारे क्या उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको ये ऑर्डर मिला गया विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी, कि वो पूरे इंडिया को, जितना भी ये राज्य है उनको जीते और ये पूरे इंडिया को एक करें है ना, विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी है ना। तो ये बेसिकली ऐसा हमारा कंट्री बन गया। तो एट लास्ट हमारा कंट्री तो डिज़ाइन हो गया कि हाँ भाई ये हमारा इंडिया, ये हमारा फाइनल मैप है। सॉरी इंडिया का मैप मैं नहीं बना पा रहा।
ये हमारा इंडिया का फाइनल मैप है, लेकिन जो सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस बिलोंगनेस है, मतलब यहाँ के लोग कैसे मानेंगे कि ये हम इंडियंस ही है, एक अपने आप को एकजुट कैसे मानेंगे। तो उसके लिए क्या किया गया, कई सारे हिम्स करने लगे, जो छोटे छोटे सॉन्ग्स हो, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी से होने लगा, जिन्होंने बनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम बनाया, जिसकी वजह से लोग सुनेंगे अगर तो उनके मन में ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई, हाँ, ये जो नेशनल एंथम है, ये चाहे मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ब्राह्मण हूँ या कोई क्रिश्चियन हूँ, ये मेरे लिए एक ही है। ये बताता है कि हम सब एक है, कलेक्टिवनेस, मतलब एक कलेक्टिव हम लोग हैं, हमको एक हमारा होता है। मतलब कई सारे हिम्स बनने लगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके नेफ्यू थे अबिंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने कई सारे सॉन्ग्स और पोएम्स बनाने लगे हैं ना, ताकि उनका मेन एम क्या था कि जो इंडियंस थे वो एकजुट हो सके हमारे लिए। तो अब भारत माता की एक पिक्चर डिपेक्ट होने लगी है ना, जो कि शेर के ऊपर बनी रही, मतलब एक भारत को एक माता के रूप में अपनाया गया कि जो भारत है एक हमारी माँ है और हम इस भारत के बच्चे हैं। मतलब हम इस भारत, ये जन्मभूमि है हमारी, भारत माँ है ना, और ये भारत हमारी माँ है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी लगने लगा कि हम सबकी माँ एक है, यानी हम सब भाई बहन है, ऐसे वैसे, जिसकी वजह से लोगों को एक वो सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस बिलोंग होने लगा कि हम सब एक ही कम्युनिटी से, हम लोग एक इंडियंस कहलाते हैं, हम एक इंडियंस हैं, भारतीय हैं हम लोग, है ना, जिसकी वजह से, है ना, एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस बिलोंग होता है। तो यही होने लगा। और हमारा नेशनल फ्लैग जो है ना, इंडिया का, जो सैफ्रॉन वाइट और जो ग्रीन है, और बीच में अशोक चक्र, सैफ्रॉन ट्रुथ वगैरह, ये सब को, जो हर एक कलर एक कुछ चीज़ को डिफाइन करता है, जिसकी वजह से जब भी हम लोग इंडियंस को देखते हैं कि भाई हमारा झंडा वो है, जैसे कुछ लोग लगाते हैं अपनी कम्युनिटी का झंडा, अपनी कम्युनिटी का झंडा, लेकिन जो ये झंडा है, ये पूरे इंडियंस का एक झंडा, एकमात्र ऐसा झंडा है जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो यही था इस चैप्टर में कि कैसे जो सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस बिलोंग हुई है ना, कैसे जो है, कैसे जो हमारा वर्ल्ड वॉर की वजह से कैसे कुछ इफ़ेक्ट्स आया, एक जल्दी से रिवीजन कर लेते, कैसे वर्ल्ड वॉर्स के जो भी इफ़ेक्ट्स आए, जो टैक्सेस वगैरह वो बढ़ने लगे, उसके बाद गांधी जी आए, आइडिया ऑफ सत्याग्रह आया, है ना, उसके बाद कैसे रॉलेट एक्ट आया, जालियनवाला बाग जो है ट्रेजेडी हुई, खिलाफत मूवमेंट कैसे हुआ, है ना, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कंट्री साइड में अलग अलग लोग उसको क्या क्या सोचने लगे, प्रिस्क्रिप्शंस लोगों का कैसे अलग होने लगा, स्वराज इन प्लांटेशन, सिविल डिसोबीडियंस कैसे हुआ, है ना, सॉल्ट लॉ प्रोग्राम उसका कैसे होने लगा, लोग कैसे प्रेजेंट्स कैसे करने लगे, उसको रिएक्ट की, उनको साथ देना था कि नहीं, है ना। उसके बाद जब इंडिया को मिल तो गई आज़ादी, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने एक कैसे किया, जो इंडियंस को एकजुट कैसे किया, वो जो बेसिक चीज़ है वही इस चैप्टर में था। तो दैट्स इट फॉर टुडे। काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, है ना, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का वीडियो हो रहा है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको क्या और चाहिए वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।